हेलो बच्चों, आज हम लोग स्थिर वैद्युत का क्लास नंबर 2 स्टार्ट करेंगे। पिछले क्लास हम लोगों ने कूलाम का नियम पढ़ा था। क्या था कूलाम का नियम? किन्हीं दो स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला स्थिर वैद्युत आकर्षण या प्रतिकर्षण बल उन पर उपस्थित आवेशों के गुणनफल के समानुपाती और मध्य की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। हम लोगों ने नियम लगाकर f इज प्रोपोर्शनल टू q1 q2 और f इज प्रोपोर्शनल टू 1/r² लिखकर आगे सॉल्व किया, तो अंततः हमें पता चला कि जो आरोपित बल का परिमाण है वह f बराबर 1/4πε0 q1 इंटू q2 अपॉन r² के बराबर होता है। चूंकि बल एक सदिश राशि है, इसीलिए अब हम पढ़ेंगे कूलाम के नियम का सदिश रूप। इसके लिए हम क्या लेते हैं, एक XY तल ले लेते हैं। ये X अक्ष है और अभिलंबवत Y अक्ष है। मध्य बिंदु O ले लेते हैं। यहाँ पर एक बिंदु ले लेते हैं हम लोग A, जिसका बिंदु O के सापेक्ष स्थिति सदिश R1 है और इससे कुछ दूरी पर एक बिंदु ले लेते हैं B, जिसका बिंदु O के सापेक्ष स्थिति सदिश R2 है। तो बेटा अगर हम चाहें तो सदिश योग का त्रिभुज नियम लगा सकते हैं। सदिश योग के त्रिभुज नियम से, सदिश योग के त्रिभुज नियम से ले रहे हैं। अगर हम लेते हैं सदिश AB, A से B की तरफ वेक्टर AB, सदिश AB बराबर क्या होगा? AB बराबर होगा AO प्लस OB, AO प्लस OB। वैसे हम वेक्टर AB AO, वेक्टर AO जो होगा माइनस ऑफ वेक्टर OA होगा। समान परिमाण और विपरीत दिशा के सदिश को ऋण सदिश कहते हैं। AO सदिश और OA सदिश एक दूसरे के ठीक विपरीत हैं। AO इस तरफ होगा, OA इस तरफ होगा। परिमाण तो उस रेखा की लंबाई के बराबर होगा, वो तो दोनों सेम ही है, तो दोनों के परिमाण समान है किंतु दिशा विपरीत है, इसीलिए हम लोग इसको ऋण सदिश बोल सकते हैं। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं माइनस वेक्टर OA प्लस वेक्टर OB। बेटा स्थिति सदिश R1 किसके बराबर है? OA के, तो ये माइनस R1 हो जाएगा। और OB किसके बराबर है? वेक्टर R2 के। अच्छा बेटा अगर हम लोग इसको 1 और इसको 2 से मेंशन करें तो 1 से 2 की तरफ है, इसको वेक्टर ऑफ R12 ले सकते हैं। इसको क्या ले सकते हैं? वेक्टर ऑफ R12। इसी तरह इसी प्रकार अगर हम लिखना चाहें वेक्टर BA, वेक्टर BA B से स्टार्ट करेंगे। अब B से स्टार्ट करेंगे, कहाँ पर आएंगे? A की तरफ, वेक्टर BA होगा। BA का मैग्नीट्यूड कितने के बराबर होगा? वेक्टर BO, B से O ऐसे प्लस वेक्टर OA। फिर हम क्या लिख सकते हैं? वेक्टर ऑफ BO इज इक्वल टू माइनस ऑफ वेक्टर OB। चलो ऐसा लिख लेते हैं, तो वेक्टर BA इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस ऑफ वेक्टर OB प्लस OA। वेक्टर OB का मान कितना है? OB का मान OB का मान R2 है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं माइनस R2 और OA का मान कितना है? R1। अब क्योंकि ये B से A की तरफ है तो 2 1 लिख सकते हैं ऐसे, R21। ये हो जाएगा। अगर मैं इससे माइनस कॉमन निकाल लूँ तो ये हो जाएगा R2 माइनस R1। वेक्टर R21 इज इक्वल टू हो जाएगा
-r2 - r1। बेटा अगर हम इसको लिखें तो लिख ही सकते हैं r2 - r1, इसका मतलब r12 के इक्वल हो जाएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं r21 वेक्टर इज इक्वल टू माइनस ऑफ वेक्टर r12। ये दोनों सदिश एक दूसरे के ऋण सदिश हैं, r21 और r12 एक दूसरे के ऋण सदिश हैं, यहाँ से ये सिद्ध होता है। अगर एकक सदिश के रूप में भी लिखें r21 इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ r12 होगा। अगर कैप लगा देते हैं, एकक सदिश होता है तो परिमाण कितना हो जाता है 1 पर, दिशा तो विपरीत है, तो इस कारण से नेगेटिव साइन से प्रदर्शित किया जाएगा। वैसे हम लोग इसको ले लेते हैं इक्वेशन नंबर 1, ये आगे एक्सप्रेशन के लिए काम आएगा, प्रदर्शित करने में काम आएगा। अब इस तरह से हम लोगों ने r12 इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ r21 ले लिया। बेटा अब हम क्या सोचते हैं कि जो पॉइंट A है इस पर एक बिंदु आवेश है कितने परिमाण का q1, और बिंदु B पर एक बिंदु आवेश है कितने परिमाण का q2। अब q1 और q2 एक दूसरे पर बल लगाएंगे, स्थिर वैद्युत बल लगाएंगे। ये जो स्थिर वैद्युत बल है ये या तो प्रतिकर्षण की प्रकृति का होगा या फिर आकर्षण की प्रकृति का होगा। अब कब प्रतिकर्षण की प्रकृति का होगा और कब आकर्षण की प्रकृति का होगा समझते हैं। अगर कंडीशन लें, यदि q1 इंटू q2 इज ग्रेटर देन 0। अब इसको समझते हैं, q1 इंटू q2 इज ग्रेटर देन 0 का मतलब अगर q1 धनात्मक और q2 धनात्मक है तो धन गुणा धन बराबर धन, जो कि 0 से अधिक है, धनात्मक 0 से अधिक होता है। अच्छा q1 और q2 दोनों ऋण हो तो क्या होगा, ऋण गुणा ऋण बराबर भी क्या होगा धन, वो भी 0 से अधिक है। इसका मतलब हम कुछ सजातीय आवेशों की बात कर रहे हैं, और सजातीय आवेशों में क्या होता है प्रतिकर्षण। अब ये वही दो बिंदु हैं, एक बिंदु A और दूसरा बिंदु B। मैं पूरा जो निर्देश तंत्र बनाया था उसको नहीं बता रहा हूँ, डायरेक्ट डिस्कस करेंगे। बिंदु A पर कितना आवेश है q1 और बिंदु B पर कितना आवेश है q2। बीच की दूरी क्या ले रहा हूँ मैं r। वैसे यहाँ से यहाँ तक की दूरी को हम लोगों ने एक बार r12 लिखा था 1 से 2, और दूसरी बार r21 लिखा था। हम क्या करते हैं, इन दोनों के परिमाण को r ले लेते हैं, क्योंकि दोनों के परिमाण तो समान है, वो उस रेखा की लंबाई के बराबर होगा। तो इसको हम लोग क्या ले लेते हैं r। अच्छा अब अगर हम लोग इनके मध्य लगने वाला कूलाम बल लिखें, है ना, कूलाम बल क्या होगा F। अब दोनों में से किसी पर भी लगने वाला बल ले लेते हैं। सपोज कि A पर लग रहा है बल, तो इसको हम लोग लिखते हैं F12। F12 का मतलब है पहले पर बल दूसरे के कारण। F12 का क्या मतलब होता है, पहले पर बल दूसरे के कारण, है ना। अगर मैं लिखता हूं F क ख, इसका मतलब ख ने क को पीटा, ठीक है, मतलब जो दूसरा वाला है वो मारेगा और पहले वाला मार खाएगा। तो F21 में मारेगा कौन 2 और मार खाएगा कौन 1, तो बल किस पर लगेगा 1 पर, लगाएगा कौन। F12 का मतलब होता है दूसरे द्वारा पहले पर लगाया गया बल, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, ऐसा बोल सकते हैं। अब ये तुम समझ गए, तो F12 ले लिए। इतना बराबर क्या होगा, परिमाण क्या होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q1 इंटू q2 अपॉन r²। ये तो परिमाण होता है। अच्छा ये तो परिमाण हुआ, पर इसकी दिशा भी तो देखनी पड़ेगी। F12 है। अब तुम सोचो कि दिशा किधर होगी। A पर बल लग रहा है, B लगा रहा है, और आवेश कैसे हैं, सजातीय हैं, तो नो डाउट प्रतिकर्षण होगा, दोनों आवेश दूर भागेंगे। तो A पर लगने वाला बल अगर देखेंगे तो दूर की ओर होगा, इस तरफ बल लगेगा, इस तरफ। इसको हम लिख सकते हैं F12, इसका डायरेक्शन इस तरफ होगा। बेटा एक्सप्रेस करें, F12 है ये, तो इसकी दिशा 2 से 1 की ओर है, तो यहाँ हम लिख सकते हैं r कैप 21। क्या लिख सकते हैं, r कैप 21।
ठीक है, ऐसा हम लिख सकते हैं। तो F12 इज इक्वल टू, अगर हम 1/4πε0 Q1 इंटू Q2 अपॉन आर स्क्वायर, चाहे तो आर कैप ए कैप बराबर क्या होता है, वेक्टर ऑफ ए बाय मॉड ऑफ वेक्टर ऑफ ए, ऐसा लिख सकते हैं। तो इसको भी लिख सकते हैं आर कैप 21 जो है उसको लिख सकते हैं हम वेक्टर ऑफ आर 21 अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर ऑफ आर 21। तो अगर हम सदिश रूप में लिखें F12 इज इक्वल्स टू 1/4πε0 Q1 इंटू Q2 अपॉन आर स्क्वायर। बेटा आर कैप 21 का परिमाण कितना है, आर, तो तुम इसको आर लिख सकते हो और उसके ऊपर आर वेक्टर 21 ऐसा लिख सकते हैं। तो F12 वेक्टर 1/4πε0 Q1 इंटू Q2 अपॉन आर क्यूब वेक्टर ऑफ आर 21 के रूप में भी लिखा जा सकता है। अभी हम लोगों ने एक फॉर्मूला ये लिखा और इससे पहले एक फॉर्मूला यहाँ भी लिखा था। ये दोनों ही एक्सप्रेस करने के तरीके हैं। अगर हम यहाँ पर एकक सदिश से प्रदर्शित करेंगे तो आर स्क्वायर होगा, पर अगर सदिश रूप में प्रदर्शित करेंगे तो आर की घात 3 मतलब आर क्यूब होगा। इसी तरह अगर हम F12 की जगह F21 सोचें, दूसरे पर लगने वाला बल, तो वो बल किस तरफ लगेगा भाई, वो भी प्रतिकर्षण के कारण इस तरफ लगेगा। तो अगर मैं यहाँ 12 की जगह लगाता हूँ 21, तो यहाँ 21 की जगह क्या हो जाएगा 12। तो इसको हम लोग इस तरह लिख सकते हैं कि अगर प्रतिकर्षण हो तो F21 इज इक्वल टू भी क्या होगा 1/4πε0 Q1 इंटू Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ये 21 है तो ये आर कैप क्या होगा 12। और अगर तुम इसे सदिश रूप में लिखना चाहो तो क्या लिख सकते हो, F21 इज इक्वल टू 1/4πε0 Q1 इंटू Q2 अपॉन आर क्यूब आर वेक्टर 1 2। तो अगर कैप लगाओगे तो स्क्वायर लिखना है और वेक्टर लगाओगे तो क्या लिखना है, क्यूब। इस तरह से हम F12 और F21 लिख सकते हैं। अच्छा, वैसे R12 और R21 के बीच का अगर रिलेशन देखें तो हमको पता है कि R कैप 12 इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ R कैप 21। अच्छा, अगर मैं यहाँ रख देता हूँ तो मैं देखूंगा कि F21 इज इक्वल टू 1/4πε0 Q1 इंटू Q2 अपॉन आर स्क्वायर। R12 की जगह रखा R कैप 21 और सामने में क्या लगा लिया, माइनस साइन। ये पूरा का पूरा अमाउंट है F12 का। तो इस तरह से F21 इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस ऑफ F12। अब यहाँ तुम देख रहे हो कि बल जो है वो प्रतिक्रिया बल के बराबर है, नेगेटिव साइन प्रतिक्रिया को प्रदर्शित कर रहा है। इसका मतलब हम देख रहे हैं कि यहाँ पे न्यूटन के तृतीय नियम का पालन हो रहा है। प्रत्येक क्रिया के बराबर और विपरीत क्या होती है, प्रतिक्रिया होती है। तो न्यूटन के नियम का स्थिर वैद्युत बल जो है वो क्या करता है, पालन करता है। तो अभी हम लोगों ने पहले केस के लिए डिस्कस किया। केस क्या था, यदि Q1 इंटू Q2 इज ग्रेटर देन 0, इसका मतलब जो आवेश हम क्या है, सजाती हैं। कंडीशन अगर ले लें, यदि Q1 इंटू Q2 इज इक्वल टू 0, अगर गुणनफल शून्य है तो इसका मतलब दोनों में से कोई एक शून्य होगा। तो F बराबर होता है 1/4πε0 Q1 इंटू Q2 अपॉन आर स्क्वायर। बेटा यहाँ तुम जैसे ही 0 रखोगे F बराबर 0 हो जाएगा। तो ग्रेटर देन 0 कर लिए, इक्वल्स टू 0 कर लिए। अब अगर हम लोग लेते हैं स्मॉलर देन 0, स्मॉलर देन 0, यदि Q1 और Q2 का गुणनफल शून्य से कम है। तो शून्य से कम कब होगा, अगर एक धन है तो दूसरा ऋण होना चाहिए, क्योंकि धन गुणा ऋण बराबर ऋण। अगर पहला ऋण है तो दूसरा धन होना चाहिए, ऋण गुणा धन बराबर ऋण।
और ऋण क्या होता है, शून्य से छोटा होता है। तो इसका मतलब यहाँ तुम जो देख रहे हो विजातीय है। क्या है, विजातीय आवेश है। अब अगर विजातीय आवेशों में देखें, एक पॉइंट ए था जिस पर कितना है Q1 आवेश, r दूरी पर दूसरा पॉइंट B है। यहाँ भी हम वेक्टर r12 का मॉड और वेक्टर r21 का मॉड को क्या ले रहे हैं, r। अब अगर हम यहाँ पर लिखें F12 फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, 1 इसको लिए हैं 2 इसको लिए हैं, तो 1 पर फोर्स लगेगा, 2 के कारण विजातीय है तो आकर्षण होगा, तो अपनी ओर खींचेगा ऐसे। तो इसको हम लिख सकते हैं F12, इसका डायरेक्शन 1 से 2 की ओर होगा। हम लिख सकते हैं 1/4πε0 Q1 × Q2 अपॉन r², और डायरेक्शन क्या होगा, r कैप 1 to 2, 1 से 2 की ओर। F12 को अगर हम चाहें तो जैसे ऊपर समझे ठीक उसी प्रकार लिख सकते हैं 1/4πε0 Q1 × Q2 अपॉन r⁻³ वेक्टर ऑफ r12, इस तरह से भी लिख सकते हैं। अच्छा बेटा, अगर हम लिखें F21 क्या होगा बताओ, 1/4πε0 Q1 × Q2 अपॉन r², ये 1 2 तो ये 1 2, ये 2 1 तो ये क्या होगा 2 1। ठीक है, हम इसे अगर वेक्टर के रूप में लिखें तो क्या लिख सकते हैं, वेक्टर ऑफ F21 इज इक्वल्स टू 1/4πε0 Q1 × Q2 अपॉन r⁻³ वेक्टर ऑफ r21। चाहे कुछ भी हो, यहाँ भी क्या होगा, F12 नेगेटिव ऑफ F21 के बराबर होगा। इसका मतलब चाहे आकर्षण हो या प्रतिकर्षण हो, जो स्थिर वैद्युत बल है वह क्रिया प्रतिक्रिया के नियम का पालन करता है। ठीक है, तो इस तरह बेटा हम लोग कूलाम के नियम का सदिश रूप समझ सकते हैं। बेटा अगला टॉपिक है बहुल आवेशों के मध्य बल। अब सोचने वाली बात है कि अगर दो आवेश हैं तो उनके बीच का बल तो हम जानते हैं, बट अगर सोचो कि माध्यम में 2 से अधिक आवेश हों, ना, जैसे कि अगर मान लेते हैं कि यहाँ पे बिंदु A पर एक आवेश है Q1, बिंदु B पर एक आवेश है Q2, बिंदु C पर आवेश है Q3, बिंदु D पर आवेश है Q4। और अगर मान लेते हैं मुझे A पर लगने वाला परिणामी विद्युत बल ज्ञात करना है, इसकी गणना करनी है, तो हम कैसे निकाल सकते हैं। बल एक सदिश राशि है और सभी सदिश राशियों का परिणामी अवयवी सदिश राशियों का सदिश योग होता है। मतलब अगर मुझे यहाँ पर A पर लगने वाला परिणामी बल निकालना है तो B A पर बल लगा रहा होगा कुछ इस तरह से। अगर ये सजातीय आवेश है तो प्रतिकर्षण होगा, प्रतिकर्षण आकर्षण कुछ भी हो सकता है। इस बल को मैं लिख सकता हूँ FAB, फोर्स ऑन A ड्यू टू B। अभी इसी तरह CA पर बल लगा रहा होगा, इसको हम लिख सकते हैं FAC, फोर्स ऑन A ड्यू टू C। और साथ ही साथ D भी A पर बल लगा रहा होगा, इसको हम लिख सकते हैं क्या, FAD। तो अगर हम परिणामी विद्युत बल ज्ञात करना चाहें, A पर लगने वाला परिणामी बल FA बराबर क्या होगा, इन सभी अवयवी बलों का सदिश योग। मतलब हम लिख सकते हैं वेक्टर ऑफ FAB प्लस वेक्टर ऑफ FAC प्लस वेक्टर ऑफ FAD। तो इसका मतलब तुम्हें सदिश योग निकालना है। बस एक बार सदिश योग निकल गया तो तुम क्या कर सकते हो, सदिशों का परिणामी निकाल सकते हो।
और बेटा सदिश योग में जब भी हम करते हैं जनरली अगर दो बल हैं तो वहाँ पर बीच का कोण ज्ञात हो, तो उस केस में हम लोग सदिश योग का समांतर चतुर्भुज नियम लेते हैं। तो अंकित प्रश्न बनाते समय यहाँ सदिश योग का समांतर चतुर्भुज नियम, ये काम आएगा। याद करो उसमें परिणामी सदिश r बराबर क्या होता था, तो अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा होता था। बेटा ये जो हमने निकाला ये परिणामी का परिमाण है, मैग्नीट्यूड है। अभी इसका यूज कब करेंगे, मान लेते हैं कि एक बल F1 है और दूसरा बल F2 है और इनके बीच का कोण कितना है, थीटा है। और अगर हम लोगों को इन दोनों का परिणामी बल ज्ञात करना है तो परिणामी बल F बराबर क्या होगा, वर्गमूल के अंदर F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर 2F1 F2 cos थीटा। तो इस तरह से हम लोग परिणामी बल की गणना कर सकते हैं। चूंकि अगर हम लोग इसको अच्छे से समझना चाहें तो चूंकि बल एक सदिश राशि है, अतः उस पर सदिश योग के नियम लगेंगे, है ना। जैसे कि सदिश योग का त्रिभुज नियम, सदिश योग का बहुभुज नियम, सदिश योग का समांतर चतुर्भुज नियम। तो जो नियम हम लोगों ने पहले पढ़े हैं सदिश योग के, वही यहाँ पर लगेंगे। बेटा अगला टॉपिक है एकांक आवेश। अब एकांक आवेश किसे कहते हैं, एक आवेश जिसका परिमाण एक हो, एकांक हो 1, उसे क्या कहेंगे, एकांक आवेश। बट एग्जाम में तुम्हें इसमें कूलाम के नियम के आधार पर इसकी व्याख्या करने के लिए कहा जाएगा। तो कूलाम के नियम से हम एकांक आवेश की परिभाषा किस प्रकार दे सकते हैं, इसे समझेंगे। ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, कुछ इस तरह से कि ये पहले भी कई बार बोर्ड एग्जाम में पूछ चुका है एकांक आवेश की परिभाषा, बट कूलाम के नियम पर आधारित है। इसको समझने के लिए इसको अलग अलग यूनिट्स में समझा जा सकता है। तो पहले मैं इसे एसआई यूनिट में, एसआई पद्धति में समझाऊंगा। तो इसके लिए मान लेते हैं कि दो बिंदु हैं ए और बी, इन दोनों के बीच की दूरी 1 मीटर है। एसआई यूनिट में दूरी का मात्रक मीटर होता है, तो वो लेंगे। अब ए पर आवेश है 1 कूलम और बी पर भी आवेश है 1 कूलम। बेटा याद रखेंगे कि अगर हम धनात्मक आवेश लेंगे, दोनों को सजातीय हैं, धनात्मक लेंगे तो प्रतिकर्षण होगा, अगर ऋणात्मक लेंगे तो भी सजातीय हैं, प्रतिकर्षण होगा। बट अगर एक धनात्मक और एक ऋणात्मक है तो विजातीय होंगे और आकर्षण होगा। तो सजातीय तो प्रतिकर्षण और विजातीय तो आकर्षण, याद रखेंगे। बाकी दोनों के परिमाण 1-1 हैं, तो ये दोनों हैं तो एकांक आवेश। तो कूलाम के नियम से परिभाषित करना है, थोड़ा और आगे इसको सॉल्व कर लेते हैं। हमको पता है कि कूलाम के नियम से बल F बराबर क्या होता है, परिमाण 1/4πε0 Q1 × Q2/r²। F बराबर 1/4πε0 का मान कितना होता है, पढ़ चुके हैं, 9 × 10⁹9। Q1 का मान कितना है, 1, Q2 का मान कितना है, 1, बीच की दूरी कितनी है, 1 का स्क्वायर। तो F बराबर आ जाएगा 9 × 10⁹9 और बल का एसआई मात्रक क्या है, न्यूटन। तो यहाँ हम देख रहे हैं, ऑब्जर्वेशन ये आ रहा है कि दो समान परिमाण के एकांक आवेश जब एक दूसरे से 1 मीटर की दूरी पर वायु या निर्वात में रखे जाते हैं, क्योंकि ε0 का प्रयोग कर रहे हैं और ε0 जो है वो वायु या निर्वात की विद्युतशीलता है, तो वायु या निर्वात में रखे जाते हैं, तो उनके मध्य लगने वाला बल 9 × 10⁹9 न्यूटन का होता है। अच्छा, मतलब एकांक आवेश को रखने पर 9 × 10⁹9 न्यूटन का बल लगता है। तो उल्टा भी बोल सकते हैं, जिन्हें ऐसे रखने पर 9 × 10⁹9 न्यूटन का बल लगता है, उसे हम क्या कहते हैं, एकांक आवेश। तो कुछ इस तरह बोलेंगे, दो समान परिमाण के
सजातीय आवेश, दो समान परिमाण के सजातीय आवेश एक दूसरे से 1 मीटर की दूरी पर रखे जाने पर यदि एक दूसरे को 9 गुणा 10 की घात 9 न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित करें तो ऐसे आवेश एकांक आवेश कहलाते हैं। अब हम लोग एकांक आवेश की परिभाषा सीजीएस इकाई में देखेंगे। एकांक आवेश को सीजीएस इकाई में समझने के लिए हम दो बिंदु ले लेते हैं ए और बी, जिनके बीच की दूरी सीजीएस इकाई अगर दूरी लिखेंगे तो सेंटीमीटर में लिख सकते हैं। तो 1 सेंटीमीटर है। ए पर आवेश ले लेते हैं Q1 और बी पर आवेश Q2। Q1 और Q2 का परिमाण जो है वो 1 स्टैट कूलम है। स्टैट कूलम सीजीएस इकाई है आवेश की। बेटा 1 कूलम बराबर होता है 3 × 10⁹ स्टैट कूलम। तो ये याद रखेंगे। अगर आंकिक प्रश्न सीजीएस इकाई में पूछे जाए तो काम आएगा। 3 × 10⁹ स्टैट कूलम होता है। बीच की दूरी हम लोगों ने 1 सेंटीमीटर ले ली। अब अगर हम लोग यहाँ पर परिमाण निकालें बल का, तो पता है बल क्या होगा, F बराबर 1/4πε0 Q1 × Q2/r²। F बराबर सीजीएस इकाई में इस पूरे का परिमाण होता है 1। Q1 और Q2 कितने हैं, 1 1। बीच की दूरी कितनी है, 1 का वर्ग। तो F बराबर क्या आ जाएगा, 1। बट सीजीएस इकाई में अगर हम बल का परिमाण, बल की इकाई याद करें तो क्या होता है, डाइन। तो हम यहाँ क्या बोल सकते हैं कि दो समान परिमाण के सजातीय आवेश एक दूसरे से 1 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे जाने पर यदि एक दूसरे को एक डाइन के बल से प्रतिकर्षित करें तो ऐसे आवेश एकांक आवेश कहलाते हैं। एक बार रिपीट करते हैं। दो समान परिमाण के सजातीय आवेश एक दूसरे से वायु या निर्वात में 1 मीटर की दूरी पर रखे जाने पर यदि एक दूसरे को एक डाइन के बल से प्रतिकर्षित करें तो ऐसे आवेश एकांक आवेश कहलाते हैं। बेटा अगला टॉपिक पढ़ते हैं परावैद्युतांक। अब परावैद्युतांक क्या है समझने के लिए हम एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। इसके लिए मान लेते हैं कि दो बिंदु आवेश हैं Q1 और Q2 जो A B बिंदु पर स्थित हैं, जिनके बीच की दूरी R है। अब इसके बीच लगने वाले बल को सोचो और इमेजिन करके देखते हैं कि अगर हम इन दोनों आवेशों को एक माध्यम में ले लेते हैं। अब ये एक तरल माध्यम है, वो कुछ भी हो सकता है, पानी, तेल, ऐसा कुछ भी सोच लो। तरल माध्यम के अंदर में हम लोगों ने इसको डुबो दिया तो क्या अब भी इसके मध्य बल उतना ही होगा जितना पहले था? अगर हम पहले वाले केस में देखेंगे तो बल का परिमाण F बराबर था 1/4πε0। आवेश है Q1 और Q2 और बीच की दूरी है R का वर्ग। पर जब हम किसी माध्यम में इन आवेशों को ले लेते हैं तो अब बल का परिमाण उतना नहीं रह जाता जितना कि पहले था। यहाँ बल का परिमाण बदलकर F' हो गया है। तो इस परिमाण F' की गणना हम परावैद्युतांक द्वारा कर सकते हैं। परावैद्युतांक को हम K से प्रदर्शित करेंगे और K बराबर होता है F/F'। किसी माध्यम का परावैद्युतांक वायु या निर्वात में किसी निश्चित दूरी पर दो बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाले बल व किसी माध्यम में दो बिंदु आवेशों के मध्य, उन्हीं दो बिंदु आवेशों के मध्य उतनी ही दूरी पर रखे जाने पर आरोपित बल के अनुपात के बराबर होता है। कुछ इस तरह समझो कि अगर हम लोग दो बिंदु आवेशों को वायु में रखें और किसी दूरी पर, दूरी कुछ भी ले सकते हैं, 1 मीटर 2 मीटर कुछ भी ले लो,
किसी निश्चित दूरी पर वायु या निर्वात में रखें और उस पर बल देखें, और अगर वही दोनों आवेशों को हम पानी के अंदर डुबो दें और बल देखें, तो वहाँ जो परिमाण होता है बल का वो लगभग 1/80वां भाग रह जाता है, 1/80। इसीलिए हम बोलते हैं कि जल का परावैद्युतांक 80 है। तो इसको हम लोग वैद्युतिक गुण से समझ सकते हैं। परिभाषा F/F' से दी जा सकती है। एक बार फिर परिभाषित करें तो किन्हीं दो बिंदु आवेशों के मध्य किसी निश्चित दूरी पर आरोपित बल व उन्हीं दो बिंदु आवेशों के मध्य उतनी ही दूरी पर किसी माध्यम में आरोपित बल के अनुपात को माध्यम का परावैद्युतांक कहते हैं। तो इस तरह से अगर हम लोग F' का परिमाण निकालें तो वो कितना होगा, F/K। अब ये वैल्यू अगर हम लोग रख दें बेटा तो F' बराबर हो जाएगा 1/4πε0 Q1 × Q2/R² डिवाइडेड बाई K लिख सकते हैं, K/1 लिख लें तो ये पलट कर ऊपर चला जाएगा और F' हो जाएगा 1/4πε0 K Q1 × Q2/R²। तो इस तरह हम लोग किसी माध्यम में दो बिंदु आवेशों के मध्य आरोपित बल की गणना कर। बेटा अगर एक बार परिभाषा रिपीट करें तो परिभाषा होगी किसी माध्यम का परावैद्युतांक किन्हीं दो बिंदु आवेशों को वायु या निर्वात में निश्चित दूरी पर रखने पर आरोपित बल व उसी माध्यम में उन्हीं बिंदु आवेशों को उतनी ही दूरी पर रखने पर आरोपित बल के अनुपात के बराबर होता है। इसका मतलब एक्सप्रेशन में बोले तो K बराबर F/F', जहाँ F वायु या निर्वात में किन्हीं दो बिंदु आवेशों के मध्य निश्चित दूरी पर आरोपित बल है और F' उन्हीं बिंदु आवेशों के मध्य उतनी ही दूरी पर किसी माध्यम के अंदर लगने वाला बल है। तो जो विद्युत बल का परिवर्तन होता है उसको हम लोग जिस भौतिक राशि से समझ पाते हैं उसे कहते हैं परावैद्युतांक। ठीक है, परावैद्युतांक एक विमाहीन राशि है। F/F, उसका F का मात्रक न्यूटन, नीचे F का मात्रक न्यूटन, तो न्यूटन न्यूटन कट जाएगा, तो इस तरह से कोई इकाई नहीं बचेगी। तो यह एक विमाहीन राशि है। ठीक है, अगर एग्जाम्पल के लिए याद रखें तो जल का परावैद्युतांक 80 होता है।